नमस्कार मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिस्ट्री, GIC लेक्चरर हिस्ट्री, ELT गेट सोशल साइंस, TGT सोशल साइंस, PGT हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इस जो टेस्ट सीरीज श्रृंखला की यह हमारी चौथी वीडियो है और उसके आगे हम लोग चर्चा प्रश्न करेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि प्रक्रिया को समर्पित है? तो कृषि यहाँ छोटी एक मात्रा होनी चाहिए। तो ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वह कृषि प्रक्रिया को समर्पित है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, जिसके सृष्टा वामदेव ऋषि को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मंडूक सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध मंडूक सूक्त जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसी मंडूक सूक्त में जो है आपका जो ऋग्वेद का मंडूक सूक्त है, इस मंडूक सूक्त में जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उनकी तुलना जो है टटराते हुए मेढक से की गई है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विकल्प से मंडूक सूक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित है, हमारा सही आंसर। ऊपर मैं आपको बताया 7वें मंडल में ही दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसको रावी नदी या प्रश्नी नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, यहाँ पे मॉडल हो गया, थोड़ी सी वर्तनी त्रुटियां हैं इस वीडियो में कुछ। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है? तभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है यह वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देव को समर्पित है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। इसी 7वें मंडल में आपका कौन सा सूक्त है? वरुण सूक्त भी है, वरुण सूक्त है, और उसी में जो है सुनहसेप आख्यान का भी उल्लेख मिलता है। आगे संबंध प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शस्त्रों की प्रशस्ति दी गई है? तो शस्त्रों की प्रशस्ति जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में दी गई है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। शस्त्रों की प्रशस्ति से तात्पर्य है कि जब राजा जो है युद्ध के लिए जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो उस समय जो है पुरोहित जो है जिन मंत्रों के द्वारा विजय की कामना करते थे उनको शस्त्रों की प्रशस्ति कहा जाता था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? अभी तक 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख नहीं पढ़ा है। तो जो 10 राजाओं का युद्ध है वो तो भी रावी नदी या प्रश्नी नदी या दासराग युद्ध, उसको आप बोलते हो 7वें मंडल में उसका उल्लेख मिलता है। जो 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उसका उल्लेख मिलता है। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। और इस युद्ध में कुल 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। कुल कितने राजाओं ने भाग लिया था? 60,099 राजाओं ने कुल पार्टिसिपेट किया था। तो विकल्प ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अश्विन कुमार द्वारा 100 पतवारों वाले जहाज से भुज की रक्षा का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो 100 पतवारों वाले जहाज से, ठीक है, किसके द्वारा? अश्विन कुमारों द्वारा किसकी रक्षा का वर्णन? भुज की रक्षा का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो इसका वर्णन भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विष्णु के 3 पैर त्रिविक्रम आख्यान सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो विष्णु के 3 पैर त्रिविक्रम आख्यान सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं और उसका हमें सही मिलान करना। तो ऋग्वेद में पहला है, ऋग्वेद में पंचजनों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में पंचजनों का उल्लेख है, ठीक है, तो यह सही है। अब इन पंचजनों के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसका उल्लेख विकल्प बी में है। पंचजनों के अंतर्गत अनु, यद, पुरु, दह और तुर्वस आते हैं। यह विकल्प भी हमारा सही है।
इसके बाद विकल्प सी, पूर्व नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था पुरु। ठीक है, पुरु एवं भरत कबीले सबसे अधिक प्रभावशाली थे। कल इसकी चर्चा हुई थी ऋग्वेद के 10 राग युद्ध के संबंध में। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे सही नहीं है, सही सुमेलित होना चाहिए था, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ उपाधियां दी गई हैं, उनका सही मिलान करना। तो राजा, तो जो जन का अधिपति होता था उसको कहा जाता था राजा, यह सही है। विकल्प बी है गोप, तो जो गांव का मुखिया होता था उसको गोप कहा जाता। तो कुलप, परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है, हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित युद्ध में सम्मिलित होते थे और युद्ध से संबंधित अनुष्ठानों का संपादन करते थे। यह विकल्प हमारा सही है कि जो हमारे ऋग्वैदिक काल के जो पुरोहित होते थे वह राजा के साथ, अपने राजा के साथ जो है युद्ध में उसको मंत्रों के द्वारा मोटिवेट करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उनके साथ जाते थे और पुरोहित का पद जो है वंशानुगत भी होता था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई तथा श्रम विभाजन की मूल इकाई कुल अथवा परिवार होता था। यह विकल्प भी हमारा सही है। राजनीतिक संगठन या श्रम विभाजन की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई क्या होती थी? कुल या परिवार होता था। विकल्प सी है, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार का कार्य करता था। जो गांव का मुखिया होता था जिसको हम ग्रामीणी के नाम से जानते हैं, उसको नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के प्रशासन का अधिकार पूर्ण रूपेण प्राप्त था। तो विकल्प सी भी सही। तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का क्रम क्या है? तो यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनका क्रम हमें सही से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो है ग्रे होगा, फिर ग्राम होगा, फिर बिस होगा, फिर जन होगा। ठीक है, ग्रे, ग्राम, बिस और जन। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं और उसमें देखना कौन कौन से विकल्प सही है। तो पहला विकल्प ए, ऋग्वेद में गांधार, पारावत, उसीनर एवं कीकट का उल्लेख है। यह विकल्प हमारा सही है कि गांधार क्षेत्र, पारावत, उसीनर और कीकट क्षेत्र का ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। विकल्प ए सही। विकल्प बी है, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस एवं पुरा भेदता कहा गया है। तो यह विकल्प भी सही है कि जो चूंकि जन की रक्षा करता है जिसको गोप्ता जनस कहा गया है, और पूरा मतलब पूर्व से संबंधित है, जो किले होते थे उनका भेदन करने वाला, तो पूरा भेदता कहा गया। यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है, ऋग्वैदिक राजा प्रधानतः युद्ध का नेता होता। तो यह विकल्प भी हमारा सही है को जो ऋग्वैदिक जन का जो प्रधान होता था, राजा जो होता था, वह मुख्य रूप से युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करता था। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है? तो इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख मिलता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पे कैसे हो गया है? तो सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें जो पहला विकल्प है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति नामक संस्थाएं, दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। निरंकुशता यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप है। तो ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। यह बिल्कुल सही है। और विकल्प भी है, सभा सामान्यतः कुलीन या वृद्ध जनों की सभा होती थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, यह इसकी शर्त थी। तो सभा जो होती किसकी थी? कुलीनों या वृद्धों की एक सभा होती थी और उसमें सामान्य या निम्न कुल का भी कोई व्यक्ति जो है भाग नहीं ले सकता था, केवल उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। यह विकल्प भी सही है। और सी है विकल्प, सर्व की जो समिति होती थी वह सर्वसाधारण की सभा होती थी। तो सभी कथन सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें विकल्प ए है कि जो ऋग्वैदिक समाज में सभा का सदस्य सभ्य, सभासद या सभासीन कहा जाता था, यह विकल्प सही है। जो ऋग्वैदिक समाज है, सामाजिक इकाई जीवन था, उसमें सभा का जो सदस्य होता था उसको सभ्य कहा जाता था, सभासद कहा जाता था और सभासीन के नाम से विभूषित किया जाता था। विकल्प ए सही है। विकल्प बी है सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा एवं अनति कहा गया है, तो यह विकल्प भी सही है कि जो हमारा अथर्ववेद है उसमें सभा को नरिष्ठा, नरिष्ठा मत क्या होता है, वाद विवाद का स्थल होता है। अगर देखा जाए तो वाद विवाद का जो स्थल होता है उसको नरिष्ठा कहा जाता है। तो है और अनति मतलब है जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो। अनति मतलब जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो, जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो, अनति। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक समाज में सभा में स्त्रियां सम्मिलित हुआ करती थी और उत्तर वैदिक काल में प्रचलन समाप्त हो गया, यह सही है। जो स्थान ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को प्राप्त था वह उत्तर वैदिक काल में उनको प्राप्त नहीं था। कहीं न कहीं उनके सामाजिक स्थिति में जो है गिरावट का प्रतीक है कि उन्हें जो है उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त हुआ जितना ऋग्वैदिक काल में था। तो उत्तर वैदिक काल में जो सभा होती थी उसमें महिलाओं का प्रवेश जो है वह लगभग बंद हो गया, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी सभा में पासा एवं जुआ खेलने का भी कार्य होता था, यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो हमारी सभा होती थी उसमें अच्छा बोलते थे पासा को, तो अच्छा खेलने का जमाव कहा जाता, अच्छा और जुआ खेलने का इसको एक जमाव कहा गया, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है सभा का उपयोग सामूहिक नृत्य, संगीत आदि करने के स्थल के रूप में भी किया जाता था, तो यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो हमारी सभा होती थी इसका उपयोग सामूहिक नृत्य, संगीत आदि क्रीड़ाओं के स्थल के रूप में किया जाता था। ठीक, तो उपर्युक्त सभी कथन सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सभा में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का संपादन होता है, यह विकल्प हमारा पूर्ण रूपेण सही है। विकल्प बी है ऋग्वेद में सभा को कष्ट एवं प्रचंड कहा गया है, यह बिल्कुल सही है कि जो हमारी सभा है उसको ऋग्वेद में कष्ट और प्रचंड कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर जो इनके बनाए नियमों का उल्लंघन करता है उसके लिए सभा कष्टदायक करता है, उसके खिलाफ वो दंडात्मक कार्रवाई करती है। और कैसी प्रचंड कार्रवाई करती है, इसलिए इसको कष्ट और प्रचंड कहा गया है। नेक्स्ट है मैत्रायणी संहिता में सभा का उल्लेख ग्राम्यवादी न्यायालय के अर्थ में हुआ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह भी हमारा सही है कि जो हमारी मैत्रायणी संहिता है उसमें एक इसका उल्लेख ग्राम्यवादी या गांव के न्याय, ग्राम्यवादी मतलब गांव के न्यायाधीश के अर्थ में हुआ है, तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला है समिति के प्रमुख को कहा जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत को माना जाता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता को विदत की शक्ति कहा गया। तो विदत की शक्ति इंद्र को माना जाता है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता को विदत का वीर कहा गया। तो विदत का वीर जो है वह आपके पूषण को कहा गया है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मतलब इंद्र को विदत की शक्ति कहा गया, पूषण को विदत का वीर कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला है ऋग्वेद में अजय, शीघ्र, यज्ञ, किकिट, पिशाच, सिम्य नामक अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अज, शीघ्र, यज्ञ, किकिट, पिशाच और सिम्य नामक अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है ऋग्वेद में भेद, संबर, धुनि, चिमिर, पिप्र आदि अनाज राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, यह भी हमारा
सही है। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सही कथन का चुनाव करिए। तो ऋग्वैदिक काल में सेनानी, शांत काल में नागरिक का भी कार्य करता। ऊपर चर्चा हुई है कि जो हमारा सेनानी होता था वह युद्ध काल में सैन्य प्रशासन का कार्य देखता था और शांति काल में नागरिक कार्य का संपादन करता था। तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी ऋग्वैदिक काल में ग्रामीणी प्रशासनिक एवं सैनिक कार्य का नेता होता था, यह भी हमारा सही आंसर है। और विकल्प सी इस काल में पुरोहित का पद वंशानुगत हो गया था, यह भी विकल्प सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गुप्तचर के लिए क्या कहा गया। तो ऋग्वेद में जो गुप्तचर के लिए इस्पत शब्द का प्रयोग किया गया है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला है ऋग्वैदिक काल में राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को उपस्थित क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को उपस्थित और इभ्य दोनों कहा जाता था। तो विकल्प ए सी हमारा सही आंसर है, कथन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सही सुमेल करना है, तो इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। उग्र और जीवग्रीव पुलिस कर्मचारियों को ही ऋग्वैदिक काल में उग्र और जीवग्रीव पुलिस कर्मचारियों को कहा जाता है, विकल्प ए सही है। विकल्प बी है पूरप दुर्गपत, जो दुर्गपुर का प्रधान होता था उसको दुर्गपत कहा जाता था, यह भी सही है। चरिष्णु, तो जो चरिष्णु है वह एक बड़े बड़े दुर्गों को गिराने का एक इंजन होता था, विकल्प सी भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे दिया है वही है, सुमेल करना है आपको। तो ब्राजपत जो गोचर भूमि जो चारागाह भूमि होती थी उसका अधिकारी ब्राजपत कहलाता था, यह विकल्प सही है। विकल्प बी है प्रश्न विभाग वैदिक न्यायाधीशों को कहा जाता है, यह विकल्प भी सही है। और इसके बाद जो है आपका चरसिड़ी है। चरसिड़ी जो प्रकार का कृषि यंत्र होता था, जैसे आज के समय में हंसिया और दतारी होती है, उसी प्रकार का एक कृषि यंत्र होता था, तो यह भी विकल्प सही है। तो विकल्प डी सभी सही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुनह सेप आख्यान ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। क्या सुनह सेप आख्यान, तो सुनह सेप आख्यान का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसको हम वरुण सूक्त के नाम से जानते हैं। जिस सूक्त में इसका विवरण मिलता है उसको वरुण सूक्त कहते हैं। वरुण सूक्त किस मंडल में वरुण सूक्त, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और सुनहसेप आख्यान में यह है कि उस समय का जो समाज है ऋग्वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता था और पिता के पास पूरी पावर होती थी कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। तो ये एक ऐसा आख्यान है सुनहसेप आख्यान जिसमें एक पिता ने अपनी संतान को ही बेच दिया था। मतलब इस बताया गया है कि पिता के पास अपनी संतान को बेचने तक की शक्ति होती थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है ऋजास्व का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो जो ऋजास्व है उसका उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है और इसमें बताया गया है कि ऋजास्व के पिता ने जो है कुछ गलती के कारण उसको अंधा बना दिया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल का भाग है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाग है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और पुरुष सूक्त जो है 10वां मंडल जो है बाद में प्रक्षिप्त अंश है और सबसे पहले पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगला है ये कथन दिया गया है मैं कवि हूं, मेरा पिता भिषज है, भिषज मतलब वैद होता, और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है, जिसमें बताया गया है कि एक ही परिवार में रहकर व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकते थे। क्योंकि ऋग्वैदिक समाज जो है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसका विभाजन हुआ था, न कि जाति व्यवस्था के आधार पे। तो जिस प्रकार का जो कार्य करता था कार्य विभाजन के आधार पर उसके वर्णों का निर्धारण होता था। तो इसमें एक व्यक्ति बताता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता भिषज और मेरी माँ अन्न, मतलब एक ही जगह 3 कार्य करने वाले व्यक्ति एक ही परिवार में रहते थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में प्रथम बार ब्रह्म, क्षत्र और विष का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्म, क्षत्र और विष का उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है
ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, अष्टम मंडल में। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है जादेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह का उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है पहला विकल्प है यद्यप समाज में एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था, परंतु कुलीन वर्ग के लोग कई पत्नियां रखते थे। यह विकल्प हमारा सही है कि जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें केवल एक पत्नी विवाह का ही प्रचलन था, लेकिन जो समाज के उच्च वर्ण या कुलीन वर्ग के लोग होते थे उनको कई पत्नियां रखने का अधिकार होता था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है बाल विवाह नहीं होते थे। यह विकल्प भी हमारा सही है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में चूंकि उपनयन संस्कार के पश्चात लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थी, इसलिए बाल विवाह का कोई कॉन्सेप्ट ही वहां पे नहीं होता था। विकल्प बी भी सही। विकल्प सी है स्त्रियों को स्वयंवर का भी अधिकार था। स्वयंवर मतलब अपने पति को स्वयं चुनने का अधिकार था। यह विकल्प भी हमारा सही है, क्योंकि बालिक जब बड़ी हो जाती थी तब उनकी शादी होती थी तो स्वेच्छा से अपने पति का चुनाव कर सकती थी। तो यह कथन भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं ने नियोग द्वारा पुत्र प्राप्त किया? नियोग प्रथा क्या होता था ऋग्वैदिक कालीन समाज में कि जो पुत्र विहीन विधवा होती थी, ठीक है, अगर मतलब ऐसे विधवा ऐसी स्त्री जिसका पति जो है बिना संतान के मर गया हो, मतलब वह पुत्र विहीन हो और उसको पुत्र प्राप्त की कामना हो, तो वह जो है अपने देवर के साथ यौन संबंध बना सकती थी जिसके द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन यह संबंध केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही था। तो नियोग मतलब वह प्रथा जिसमें विधवा स्त्री संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर या निकट संबंधियों के साथ संबंध बना सकती थी। तो उसमें पूछ रहे हैं कि किन महिलाओं ने नियोग द्वारा पुत्र प्राप्त किया था? तो पुरंध्रवर्धी और पुरकुत्सानी। तो विकल्प सी और विकल्प डी दोनों सही है। तो विकल्प ई सी एवं डी सही दोनों सही है, हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक कालीन समाज के संबंध में सही है? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी। यह बिल्कुल सही है कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं था, ठीक है। और विकल्प भी है ऋग्वैदिक कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। यह विकल्प भी हमारा सही है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। बस सती प्रथा का एक कोई आप इसको कह सकते हो एक उदाहरण आप ऐसे कर सकते हो कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, बस उसमें एक उल्लेख मिलता है कि जब कोई पुरुष मर जाता था, जो उसकी स्त्री होती थी वह अपने पति की चिता पर लेटती थी, फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे। यह सांकेतिक सती प्रथा का ही उदाहरण मिलता है। वैसे सती प्रथा समाज में प्रचलित नहीं थी। तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं, कथन ए एवं बी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोगों से चर्चा की। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, जिसके माध्यम से आप को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चूँकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पूर्व में कुछ वीडियो डाली हैं जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है, लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा समय अभाव है, जिसके कारण मैं केवल टेस्ट सीरीज के रूप में ही इस वीडियो को डाल पा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।